Yes, good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, chapter number 9, rural development. Okay, and today our topic is institutional sources of rural credit. कल एक्चुअली हमने अपने कल के लेक्चर में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में वो कौन कौन है जिनसे कि हमें क्या मिलता है, जिनसे हमें रूरल क्रेडिट प्रोवाइड होते हैं। तो वो हमने स्टडी करना है आज, अब हम वो स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Yes, so we have already studied about the introduction of rural development. What does rural development means? Okay, and after that we have discussed uh, about the challenges for the following are the lingering and emerging challenges for the development of rural development. Okay, so challenges of rural credit in lingering challenges. So उसमें क्या था, challenge of rural credit and challenges of rural marketing. Okay, तो हमने फिर क्या स्टडी किया था, हमने यहाँ पर जो लिंगरिंग चैलेंजेस है रूरल डेवलपमेंट के वो हमने स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट के बारे में स्टडी किया था कल। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 टाइप्स के रूरल क्रेडिट देखे थे। एक तो हमने देखे थे शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट्स, लॉन्ग, और सेकंड थे हमारे पास फर्स्ट हमारे क्या थे, शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट, सेकंड थे हमारे मीडियम टर्म रूरल क्रेडिट, एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म रूरल क्रेडिट। ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कल के लेक्चर में। एंड देन हमने देखा था, एक तो हमने बाद में हमने देखा एक तो प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्टिव क्रेडिट होंगे, और एक हमने देखा था अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो क्रेडिट लिए जाते हैं। एक तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए क्रेडिट लेते हैं और एक अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए क्रेडिट लिए जाते हैं, वो हमने स्टडी किया था। ओके, देन आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। हमने रूरल क्रेडिट के सोर्सेज के बारे में देखा, जहाँ पर हमारे 2 तरह के सोर्सेज थे, 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज है, इंस्टीट्यूशनल एंड यू कैन से मॉडर्न सोर्स ऑफ क्रेडिट, एंड सेकंड इज नॉन इंस्टीट्यूशनल और ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ओके, सो यहाँ पर हमने नो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में हमने कल देखा कि वो कौन से थे, कहाँ कहाँ से वो प्रोवाइड होते थे। तो वो हमने देखा था, जिसके अंदर हमारे पास 3 थे, लैंडलॉर्ड्स, विलेज लैंडर्स एंड मनी लैंडर्स के। ये 3 सोर्सेज थे जहाँ से हम लोग जो है रूरल क्रेडिट हमें प्रोवाइड होता था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम स्टार्टिंग से बात करें तो हमारे इनिशियल टाइम के अंदर हम उस टाइम पर जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे वो प्रोवाइड नहीं थे। तो उस टाइम पर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे, तो फार्मर्स को हमारे मजबूरन उन्हीं से ही क्या लेना पड़ता था, क्रेडिट लेना पड़ता था, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उन लोगों को क्रेडिट देते थे, और वो पूरी उम्र जो है उस डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस कर रह जाते थे और उससे बाहर नहीं निकल पाते थे। ओके, सो हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का एक डाटा देखा था कि 1951 के अंदर अप्रोक्सीमेट 93% जो है 93% ऑफ टोटल बोरोइंग्स ऑफ फार्मर्स, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से फार्मर जो है अपनी 93% जो है टोटल बोरोइंग अगर हम बात करें वो वहां से मिलती थी। जबकि जो लेकिन 1981 तक आते आते जो है काफी इंप्रूवमेंट हुई, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो क्या किए गए, स्टैब्लिश किए गए, और ये जो परसेंटेज थी ये कम होती गई, और यहाँ पर जो है 1981 के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो एक प्रिंसिपल सोर्स के रूप में एमर्ज हुए। ओके, so today we will discuss the modern of emerging sources or source of credit, यानी यू कैन से इंस्टीट्यूशनल सोर्स। तो ये हमारे क्या है, एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंक्लूड गवर्नमेंट, कॉपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक एंड द रीजनल रूरल बैंक। ओके, सो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एक्चुअली क्या होते हैं हमारे, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मीन्स, yes, institutional source of credit means arranging credit from some established institutes which can be public or private. ठीक है, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए जाते थे क्रेडिट अरेंज करने के लिए, और ये क्या होते थे, ये पब्लिक भी हो सकते थे और प्राइवेट भी।
ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए अरेंज उनको एस्टैब्लिश किया जाता था। सो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है अभी क्या है, आर द इमर्जिंग सोर्स ऑफ क्रेडिट। और इसमें आपके पास जो आते हैं, एज नाउ मैक्सिमम फार्मर्स आर रेजिंग क्रेडिट फ्रॉम देयर ओनली। तो ज्यादातर जो फार्मर्स हैं, मैक्सिमम फार्मर जो हैं आज के टाइम पर इन्हीं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट जो है वो क्रेडिट लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपके, इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं? एक तो गवर्नमेंट यानी यू कैन से पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट, सेकंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, थर्ड कमर्शियल बैंक्स एंड फोर्थ रीजनल रूरल बैंक। So actually together they accounted for only 7% of the credit needs of the farmer in the beginning of first 5-year plan. देखिए in 1951 फर्स्ट 5-year प्लान हमारा कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। सो 1951 यानी कि फर्स्ट 5-year प्लान के स्टार्टिंग में ही फार्मर जो है वो अपनी क्रेडिट जो नीड होती थी उसका 7% इकट्ठा जो है, मतलब उसका 7% इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से मिलता था, केवल 7%। ओके, लेकिन सो टुगेदर दे अकाउंटेड for only 7% of the credit need of the farmer in the beginning of first 5-year plan. But presently, अगर हम present situation की बात करें, so but presently their share has increased to over 66%. अब ये 66% तक बढ़ चुका है। यानी हमने, अगर हम बात करें पीछे, हमने जैसे अभी नॉन इंस्टीट्यूशनल का देखा, तो जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर हम बात कर रहे थे उस 5-year प्लान के टाइम पर जब स्टार्टिंग हुई थी, तब हमने वहां देखा कि 93% नॉन इंस्टीट्यूशन से मिल रहा था। 93% था ना पिछले वाले उसमें। सो 93 का मतलब केवल उस टाइम पर फर्स्ट 5-year प्लान के अंदर, इट मींस कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे उनसे केवल 77% ही वो उनको क्रेडिट मिल रहा था। लेकिन अब जैसे हमने बोला कि 1981 तक आते आते जो है हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश होते जा रहे थे, नए नए इमर्ज हो रहे थे। तो जिसकी वजह से अब सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि लोग जो हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से हटकर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से क्रेडिट जो है वो ले रहे थे। तो प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखें तो 66% जो आपका टोटल क्रेडिट है वो कहाँ से मिलता है? इंस्टीट्यूशनल सोर्स से वो लेते हैं। तो ये इट मीन्स कि अभी क्या रह गया? नियर अबाउट 34% है जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, और अगर हम कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के शेयर की बात करें, ठीक है, कि उनका कितना कितना शेयर है। सो आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ठीक है, अगर हम टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करें तो उसमें से कोऑपरेटिव क्रेडिट कंट्रीब्यूट्स नियरली 15%। देखिए कोऑपरेटिव जो है आपके ये सोसाइटीज वो कितना दे रही हैं, कितना वो प्रोवाइड कर रही हैं रूरल क्रेडिट? 15%। टोटल क्रेडिट का 15% हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, एंड कमर्शियल बैंक्स अबाउट 75%, जबकि जो कमर्शियल बैंक है वहां से कितना मिल रहा है? 75%। Okay, so apart from substantial expansion in the flow of credit by commercial banks and regional rural banks, the cooperative credit institution have emerged as important institutional agencies offering credit support and related services. Okay, so modern or emerging source of credit or institutional sources, institutional sector is playing an important role in providing rural credit. एक्चुअली जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है हमारे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं रूरल क्रेडिट के लिए। सो यहाँ पर कुछ एक जो है आपके पास कुछ हम मेजर इंस्टीट्यूट के बारे में स्टडी करेंगे जो कि इस टाइम पर क्या कर रहे थे, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उन के बारे में देखेंगे। सो फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज ऑफरिंग रूरल क्रेडिट इन इंडिया। So first is cooperative credit societies. Actually, the cooperative credit societies provide adequate credit to the farmers at the reasonable rate of interest. जो हमारी cooperative credit societies हैं, वो
क्या हमारे फार्मर्स को बड़े ही रीजनेबल रेट के ऊपर क्रेडिट जो है एडिक्वेट क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं। एंड दीज सोसाइटीज आल्सो प्रोवाइड गाइडेंस इन डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशंस विद द व्यू टू रेजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। साथ ही साथ ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशन के अंदर उनको गाइडलाइन भी देती हैं, ये सोसाइटीज गाइडेंस भी देती हैं। ओके, सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक तरीके से क्या होती हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एसोसिएशंस ऑफ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये एक कुछ पर्सन्स की क्या होती है, एक एसोसिएशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनके अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द फार्मर। ठीक है, ये जो सोसाइटीज हैं ये फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए उन्हें क्या देती हैं? क्रेडिट देती हैं। ओके, and these society provide credit facility at a reasonable rate of interest। reasonable rate of interest के ऊपर ये क्या करती हैं? ये सोसाइटीज फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि जो देखे इनके मतलब जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं उसमें सभी जो हैं जितने भी सभी मेंबर्स हैं वो फार्मर्स हैं और वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं। और ये सोसाइटीज क्या करती हैं? जो अपने पर्सन्स होते हैं, अपने मेंबर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको क्या क्रेडिट की फैसिलिटीज देती हैं बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ओके, सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू द रूरल एरियाज। ये जो सोसाइटीज हैं ये रूरल एरियाज के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और नियर अबाउट वो कह रहे हैं यहाँ पर कि करंटली कोऑपरेटिव्स अकाउंट फॉर 16 to 17% ऑफ रूरल क्रेडिट फ्लो। यानी कितना रूरल क्रेडिट, टोटल रूरल क्रेडिट का 16 to 17% जो है वो इन कोऑपरेटिव ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है 16 to 17%। ओके, सो यहाँ पर क्या है? these societies are to ensure या you can say कि the following objectives of these societies are। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं इन सोसाइटी के, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? ठीक है, एस्टेब्लिश होने के एक तो फर्स्ट क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इसका? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू फार्मर। एक तो सबसे पहला है कि जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देना। कैसे हेल्प देना? फाइनेंशियल हेल्प कैसे? एक तो विद एडिक्वेट अमाउंट, यानी कि उनको जिस टाइम पर मतलब जिस फार्मर को एक एडिक्वेट अमाउंट, एक जितनी उनको चाहिए, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है अमाउंट की, उतनी अमाउंट उनको प्रोवाइड कराना। और किसके ऊपर? एक रीजनेबल रेट के ऊपर, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उनको एडिक्वेट अमाउंट प्रोवाइड करना। और साथ ही साथ जब चाहिए उनको, जिस टाइम पर चाहिए, टाइमली उनको प्रोवाइड कराना। ये नहीं है कि जिस टाइम पर उन्हें चाहिए उन्हें उस टाइम पर क्रेडिट प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प देना, वो भी विद एडिक्वेट अमाउंट एट रीजनेबल रेट, और साथ ही साथ टाइमली उनको प्रोवाइड करना, रीजनेबल रेट के ऊपर एडिक्वेट अमाउंट को प्रोवाइड करना। ओके, सेकंड जो इनका ऑब्जेक्टिव है, एलिमिनेशन ऑफ द मनी लेंडर एज क्रेडिट एजेंसी। यानी बीच में जो मनी लेंडर हैं, ठीक है, जो पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर बात करें तो जो हमारे मनी लेंडर्स थे जिनसे कि ये फार्मर्स क्या लेते थे, इनसे क्रेडिट लेते थे, तो उन मनी लेंडर्स को क्या कर देना? एलिमिनेट कर देना, ताकि क्या हो? फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, फार्मर्स के ऊपर जो है ये जो डेप्ट का जो इतना बर्डन उनके ऊपर हो जाता है वो खत्म हो जाए। ठीक है, वो उस डेप्ट ट्रैप के अंदर फंस ना सके, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्रेडिट जो मिलता था उससे उनको बचाने के लिए ये मनी लेंडर को एलिमिनेट कर देना, वहां से खत्म कर देना, ये भी इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। Third, providing credit facilities to all regions across India। तो मेन जो है क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ द कंट्री। आप ये कह सकते हैं कि पूरी मतलब कंट्री के जितने भी सभी रीजन्स हैं, ठीक है, सभी रीजन्स तक क्रेडिट फैसिलिटीज जो हैं उनको तेजी से बढ़ाना, तेजी से प्रोवाइड कराना, बड़ी स्पीड के साथ उनको बढ़ाना पड़े। पूरे इंडिया के अंदर सभी रीजन्स के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना भी मेन इनका ऑब्जेक्टिव था।
and fourth is provision of adequate credit in areas covered by special programs of development. Okay, यानी providing adequate credit facilities in those areas which are classified as special program of development, जो कि हमारे डेवलपमेंट के स्पेशल प्रोग्राम के रूप में जिनको क्लासिफाई किया जाता है. सो उन एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटी, एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इनका मेन मोटिव था. ठीक है. सो मतलब कि इसमें वो सभी एरिया कवर किए जाते हैं, वो सभी एरिया वो कवर किए जाते हैं जहाँ पर स्पेशल कोई प्रोग्राम्स है ना, डेवलपमेंट के स्पेशल प्रोग्राम के द्वारा ना उन सभी एरिया जो ये चाहते हैं उन सभी एरिया को कवर करना और उनको एक एडिक्वेट क्रेडिट जो है उसका प्रोविजन बनाना, उनको वो प्रोवाइड करना में इनका ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक. अब आज के टाइम में बड़ा ही आपका ये बहुत फेमस बैंक का नेम है जो सब जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. और दूसरे अदर कमर्शियल बैंक. तो स्टार्टिंग में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया तो मेन उनका ज्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी. मेन उनका इसलिए स्टैब्लिश किया गया था ताकि रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके. रूरल एरियाज में फार्मर्स को रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था. स्टार्टिंग में इनका मेन मोटिव यही था. Okay, so the State Bank of India was set up in 1955 with a focus on rural credit. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 के अंदर, ये आपका पास एक नंबर में भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कब सेटअप किया गया था इंडिया में, 1955 में. ठीक है. और इनका मेन फोकस क्या था, रूरल क्रेडिट. ठीक है. रूरल क्रेडिट पर मेन फोकस था इनका उस टाइम पर. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया and State Bank of India and the other commercial bank also important role in providing rural credit. ये भी बहुत ही important. और जैसे कि हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो काफी important रोल प्ले कर रही हैं रूरल क्रेडिट के अंदर. तो इसी तरीके से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जितनी भी दूसरी कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने में काफी important रोल प्ले कर रही हैं. सो एक्चुअली क्या हुआ कि द गवर्नमेंट रियलाइज दैट rural credit needs could not be met by the cooperative credit societies alone, and that commercial banks should play an important role. कि गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि अकेला जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो है वो अकेले जो रूरल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसको पूरा नहीं कर पाएगा. इसीलिए जो स्टेट बैंक है या कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करवाने के लिए. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट रियलाइज दैट cooperative societies are not capable to meet all the requirements of the rural credit. कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो रूरल क्रेडिट की जो रिक्वायरमेंट है सभी की, वो उस सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में वो कैपेबल नहीं है. तो इसीलिए हेंस एसबीआई वाज एस्टैब्लिश इन 1955. इसीलिए 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया. ठीक है. ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है. whose main objective is to provide rural credit. जिसका मेन मोटिव क्या था, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराना. Okay, and this prompted nationalization of certain bank in 1969. और इसी चीज में क्या हुआ, इसी चीज ने आगे प्रॉम्प्ट किया किस चीज के लिए कि 1969 के अंदर कई सारे कॉमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया. ठीक है. और वो भी किस चीज के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव था नेशनलाइज करने का इन बैंकों को, रूरल डेवलपमेंट करना चाहते थे. तो गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, रूरल एरियाज की ग्रोथ करने के लिए उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए 1969 के अंदर बहुत सारे कमर्शियल बैंकों का नेशनलाइज कर दिया. ठीक है. यानी कि अब कई सारे ऐसे जो प्राइवेट बैंक भी थे जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए ही सब कुछ कर रहे थे, अब वो भी नेशनलाइज हो गए. तो अब क्या हुआ, अब वो प्रॉफिट मोटिव को छोड़कर वो सोशल वेलफेयर वाले जो है थिंकिंग जो है वो उसमें बदल दिया गया. तो अब सोशल मतलब सोसाइटी में सोशल वेलफेयर के लिए ये काम करेंगे क्योंकि नेशनलाइज हो गए सब बैंक. ओके. सो
the nationalized commercial bank were directed to offer credit directly to the farmers as well as indirectly through cooperative societies. और अब जब ये नेशनलाइज कर दिया गया, कई सारे कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज जब कर दिया गया, तो अब ये फार्मर्स जो है वो या तो डायरेक्टली क्या करते थे, डायरेक्टली वो फार्मर्स को क्रेडिट ऑफर करते थे, ठीक है, डायरेक्टली उनको देते थे, या इनडायरेक्टली हम कहे तो थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनडायरेक्टली वो फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने लगे. So in 1969, various commercial banks are nationalized to achieve the objectives of rural development. Okay. So अभी आपको मैंने बता दिया ना कि क्यों हुई. तो अब वो क्या काम होने लगा 1969 के अंदर जब नेशनलाइज कर दिए गए कमर्शियल बैंकों को कई सारे, तो अब वो जो है डायरेक्टली फार्मर्स को या तो वो क्रेडिट ऑफर करते थे या वो थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने लगे. तो ये एक सोशल वेलफेयर वाला मोटिव जो है वो चलने लगा प्रॉफिट की जगह. थर्ड इज a regional rural bank and land development bank. So regional rural bank and land development banks actually RRBs भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है. So RRBs and land development bank are set up to promote credit supplies, particularly in the remote rural areas and backward districts. Actually क्या हुआ कि जो remote rural areas थे और जो backward district थी, उनमें particularly उन areas के अंदर credit supply को promote करने के लिए, credit facilities provide करने के लिए इन regional rural bank और land development bank को set up किया गया. और these banks operate at district level and are under obligation or to focus on credit needs of weaker section of the rural population. ओके तो ये बैंक जो है ना ये अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये ऑपरेट किए जाते थे और इनका मेन मोटिव क्या होता था, जो रूरल पॉपुलेशन है के रूरल पॉपुलेशन है उनके जितने भी वीकर सेक्शन है उनको क्रेडिट उनकी क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करना, मेन इनका उसके ऊपर फोकस करना इन बैंकों का मेन मोटिव था. सो फॉर इम्प्रूविंग द सिचुएशन ऑफ रूरल क्रेडिट, some special banks are established, so called the regional rural bank and land development bank. Okay, so regional rural bank are established at district level to provide credit facilities to weaker section of the society. Okay, so on the other hand, land development bank are established to provide credit facility for the improvement of agriculture land. दूसरी तरफ जो ये land development bank था, ये किस लिए establish किया गया था, इसका मेन मोटिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसको सेटअप करने का, ताकि जो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना मेन किसका, लैंड डेवलपमेंट बैंक का मेन मोटिव था. तो उस चीज के लिए उनको जो लैंड डेवलपमेंट बैंक थे वो क्रेडिट फैसिलिटीज क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करते थे एग्रीकल्चर लैंड को इम्प्रूव करने के लिए. सो नेक्स्ट इज नाबार्ड. सो ये नाम बड़ा फेमस है, सबको पता है कि नाबार्ड सबने सुना है इसका नाम, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड. So you know that NABARD is an apex institution handling policy, planning and operation in the field of rural credit and related economic activities. अब जैसा कि आपने मैक्रो में पढ़ा था सेंट्रल बैंक के बारे में, आरबीआई के बारे में, ऐसा ही कुछ बना था कि हम कहते हैं कि जो है नाबार्ड जो है ये एक अपेक्स बैंक है, ठीक है. तो ऐसे ही हमने ये वर्ड जो है अपेक्स वर्ड जो है हमने किसके लिए सुना था, आरबीआई के लिए, सेंट्रल बैंक के लिए. वो भी एक अपेक्स बैंक है जो कि जिसका मेन काम क्या होता था कि जितने भी सभी दूसरे बैंक है, कमर्शियल बैंक है और बैंक है, उनको कंट्रोल करना, उसका सुपरविजन करना, उनको ठीक है उनको अपने कंट्रोल में रखना. तो ये सब काम क्या होते थे, आरबीआई के होते हैं. इसी तरीके से जो नाबार्ड है, नाबार्ड भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एक अपेक्स बैंक है उन सभी रूरल बैंकों का जो कि रूरल एरियाज में रूरल क्रेडिट को प्रोवाइड कराने के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं. तो उन सभी बैंकों को, चाहे उसमें आपके रीजनल रूरल बैंक हैं, ठीक है, जितने भी दूसरे जो कमर्शियल बैंक जो कि रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं,
ठीक है, रीजन रूरल बैंक हो गया, आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गए, तो इन सबको क्या करता है, इन सबको सुपरवाइज करना, इनको कंट्रोल करना, ये सब काम किसका होता है, नाबार्ड का। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप टूवर्ड द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप के रूप में नाबार्ड भी जो है मतलब उसको एस्टेब्लिश किया गया, और वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड इज टू डील विद द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। मेन इसकी डीलिंग किस चीज के लिए होता है कि जो रूरल एरियाज हैं उनको डेवलप करना, उसके डेवलपमेंट करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है नाबार्ड का। तो नाबार्ड हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द वर्क्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर वर्क। सो नाबार्ड का मेन क्या काम है, नाबार्ड किस चीज में हेल्प करता है, नाबार्ड हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द वर्क्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनके वर्क को ऑर्गेनाइज करना, और ऑर्गेनाइज करना बाय कोऑर्डिनेटिंग देयर वर्क, उनके सब उनके जितने भी वो सब काम करते हैं उनके काम में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, यानी तालमेल बना रहे, वो एक दूसरे कोऑर्डिनेशन बनाकर क्या करें, जो रूरल एरियाज हैं उनके अंदर जो फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, जितना जितना एडुकेट अमाउंट है वो प्रोवाइड कर सके टाइमली। तो ये सब जो ऑर्गेनाइज करना, ये सब किस चीज कौन करता है इसमें हेल्प, नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है एक तरीके से कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ये सभी चीजों के में नाबार्ड हेल्प करता है। ओके, सो यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं नाबार्ड के। सो मेन फंक्शंस आर एज दिस। फर्स्ट इज वर्क एज अ फंडिंग इंस्टीट्यूट which improve the credit facilities in rural areas। ये एक फंडिंग इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता है, जो कि एक रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने, ठीक है, ये इम्प्रूव करने के लिए ये एक फंडिंग इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता है। मेन इसका पहला फंक्शन ये है। सेकंड, टू टेक वेरियस मेजर्स एंड इम्प्रूव द क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना, उस कई सारे मेजर्स जो हैं वो कई सारे ऐसे मतलब मेजरमेंट की जाती है, कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं ताकि रूरल एरियाज के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ऐसा काम जो है, जो नाबार्ड का मेन ये भी फंक्शन है। उसके बाद थर्ड क्या करता है ये, टू कोऑर्डिनेट द रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो रूरल एरियाज में रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं, उनके बीच में तालमेल बनाकर रखना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ठीक है, ताकि जब कोऑर्डिनेशन बना के अगर वो कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं सभी बैंक जो रूरल एरिया में रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं, तो जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है तो बहुत अच्छे से पूरी कंट्री में जितने भी सभी रीजन्स हैं वहां पर प्रॉपर जो है रूरल क्रेडिट जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो सभी फार्मर्स को प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट, टू कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी ये कोऑर्डिनेशन बनाकर रखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक एंड अदर नेशनल इंस्टीट्यूट, and then monitoring and evaluating the various project of rural credit। rural credit के लिए जितने भी सभी जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उनको उनकी मॉनिटरिंग करना और उनको इवेल्युएट भी करना कि भाई कौन से जो प्रोजेक्ट हैं उनको इवेल्युएट करना कि क्या चीज सही है, कितना जो भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें हम कितने सक्सेसफुल रहे हैं, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो इवेल्युएटिंग का काम भी किसका होता है, नाबार्ड का। तो इस तरीके से जो नाबार्ड जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, रूरल एरियाज के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवेल्युएशन। सो अब यहाँ पर हम सेकंड जो बात कर रहे हैं, अब हमारा रूरल क्रेडिट जो लिंकिंग चैलेंजेस थे उसमें हमारे पास दो थे, रूरल क्रेडिट एंड रूरल बैंकिंग। सो हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है रूरल क्रेडिट वो कंप्लीट हो गया है। नाउ द सेकंड इज रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवेल्युएशन। सो रूरल बैंकिंग इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड ओवर टाइम। ये सबको पता है कि जो रूरल बैंकिंग है इंडिया में वो टाइम के साथ साथ उसमें काफी एक्सपेंड हुई है। अब काफी सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम जो है वो ओपन हुआ है, ठीक है, एंड द एक्सपेंशन हैज बीन सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली सिंस नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक इन 1969। ये चीज आपको याद में रखनी है
कि अगर हम बात करते हैं रूरल बैंकिंग की एक्सपेंशन की, तो मेन उसके अंदर जो चेंज आया ना, मेन जो आया वो कब से आया, जब 1969 के अंदर जो मेजर कमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइज जब किया गया। नेशनलाइजेशन के बाद 1969 में कमर्शियल बैंकों की नेशनलाइजेशन के बाद जो है इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुई, काफी ज्यादा ये इस्टेब्लिश हुए। सो नेशनलाइजेशन of commercial banks marked the beginning of social banking in rural areas, implying provisions of institutional credit at moderate rates of interest. मेन इनका मेन पर्पस यही था इन रूरल बैंकिंग का कि जो है मतलब कि रूरल एरियाज में सोशल बैंकिंग, ठीक है, के रूप में शुरुआत करना, सोशल बैंकिंग के रूप में। सो रूरल क्रेडिट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, or especially for that economy in which maximum population reside in rural area। स्पेशली हम उस इकोनॉमी की बात करते हैं जहां पर पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट रूरल एरियाज में रहती है। तो ऐसे एरिया में तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि रूरल जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि जहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ही रहती हो और अगर वहीं पर ही हम रूरल क्रेडिट जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड ना करें तो वो इकोनॉमी जो है वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकती, कभी भी वो डेवलप नहीं हो सकती। तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो रूरल जो कैसी है, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर रूरल क्रेडिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उस इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। ओके, सो सिंस इंडिपेंडेंस रूरल बैंकिंग सिस्टम हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम से, तो हमारे रूरल बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आई हैं, बट द मेजर एक्सपेंड was seen during the nationalization of banking system, that is in 1969। लेकिन अगर हम मेजर एक्सपेंड की बात करें, ठीक है, जो हम देखते हैं मेन जो चेंज आया रूरल बैंकिंग सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हुई, वो कब हुई, 1969 के अंदर, जब कमर्शियल बैंक जो है उनको नेशनलाइज कर दिया गया। So after nationalization, the primary objective of the public bank is to serve the society। तो मेन जो है इनका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया नेशनलाइजेशन के बाद, कि पब्लिक बैंक का मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि सोसाइटी को सर्व करना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है। Okay, so hence public banks start providing rural credit at reasonable rate for rural development। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट के लिए रीजनेबल रेट के ऊपर रूरल क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवाने स्टार्ट किए गए इन बैंकों के द्वारा, इन पब्लिक बैंक्स के। ओके, सो अब हमने देखा कि भाई अभी तक तो हमने क्या देखा रूरल बैंकिंग में कि उसके क्या हमें बेनिफिट हुए इन रूरल बैंकिंग के। लेकिन ऐसा क्या होता है, हमें सबको पता है कि जब क्या होते हैं कि अगर किसी के कोई बेनिफिट होते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स जरूर होती हैं। तो एक क्रिटिकली एनालिसिस अगर हम देखें, यानी कि कुछ जो क्या लॉस हुए इसके, क्या हमें इनसे क्या हमें जो हमारे ड्रॉबैक्स रहे वो भी हम देखें। सो ऑल्दो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट हेल्प्स अ लॉट in the development of rural areas, but there are some drawbacks of institutional credits। तो वो क्या थे, देखो, first, institutional credit also demands collateral security, which is not possible for small and medium farmers। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो institutional credit होते थे वो अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उनको एक कोलेट्रल सिक्योरिटी जो है वो देनी पड़ती थी। कोलेट्रल क्या होती है कि भाई अगर आप कहीं से बैंक से या कहीं से लोन लेंगे तो आपको कोई सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखना पड़ेगा, जिसकी और जो वो सिक्योरिटी वो कोलेट्रल क्या होते थे कि अगर आपने मान लो अगर आपको 1 लाख का लोन लेना है तो 1 लाख के लोन के लिए आप जो सिक्योरिटी रखेंगे वो उस 1 लाख से ऊपर की सिक्योरिटी जो है 1 लाख से ऊपर का उसका वो होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, अब अगर मान लो गरीब इंसान है, स्मॉल और मीडियम फार्मर्स है, अगर उनके पास इतना पैसा ही हो तो उनको लोन लेने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर उनको कोलेटरल अगर उनको ये रखने हैं, कोलेटरल देने हैं, सिक्योरिटी देनी है, तो वो उन छोटे फार्मर्स के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए यहाँ भी पॉसिबल नहीं था कि वो इन इंस्टीट्यूशन से क्या ले सके, क्रेडिट ले सके। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। एंड ड्यू टू पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इट बिकम्स एक्सीडिंगली डिफिकल्ट फॉर इंस्टीट्यूट टू रिकवर देयर लोन अमाउंट।
अच्छा, दूसरा क्या होता है, जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहती है। आप देखते हैं जब इलेक्शंस आते हैं, कुछ आता है, तो सबसे पहले जो है फार्मर्स के लिए ही किया जाता है। जो वो लोन लेते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अगर रूलिंग में आना चाहती हैं, रूलिंग पार्टी बनना चाहती हैं, तो वो सबसे पहले फार्मर्स के लोन जो है वो क्या कर देती है, वो माफ कर देती है। जिससे कि क्या होगा, वो जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए इन लोन के अमाउंट को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब वो रिकवर नहीं कर पाती उन लोन को, तो वो क्या करेगी, वो आगे जाकर धीरे धीरे वो क्या होगा, टाइम के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अब पिछला जो है लॉस जो ये होता है कि माफ कर दिए जाते हैं, वो रिकवरी नहीं कर पाती हैं, तो वो आगे जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब रेट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो वहां पर भी उसको रिकवर करना, उसको लोगों के लिए लोन लेना बड़ा मुश्किल होगा। सो ऑल्दो देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इन रूरल एरियाज, but still the rural population is not developing the habit of saving for future। पर अभी भी जो है लोगों के लिए मेन प्रॉब्लम है कि लोगों की अभी भी जो है ना फ्यूचर के लिए सेविंग करने की हैबिट जो है डेवलप नहीं हो पाई है रूरल एरियाज में। सो कंक्लूजन आप क्या कह सकते हैं, एट लास्ट इंक्लूजन वी कैन से दैट institutional credit improves a lot and help in rural development, but still there are many cases where suicidal death are increasing due to debt trap of money lender। अभी भी बहुत सारे एरियाज में आप देखते हो कि सुसाइड कर लेते हैं लोग, क्योंकि वो मनी लेंडर्स की वजह से डेbt ट्रैप में फंसे रहते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।